थैंक यू, रिकॉर्डिंग याद आया मुझे भी। थैंक यू। तो ये बात हो गई हमारी कि लिटरेरी एसेज को हम किस तरह से डिकंस्ट्रक्ट करेंगे। समराइज करता हूं मैं इसको। सबसे पहले आपने ये चीज देखनी है कि ये कोटेशन किसकी है, बैकग्राउंड क्या है इस कोटेशन का, हिस्ट्री क्या थी, फिर उसका जो टेक्स्ट है वो भी आपको पता होना चाहिए कि किस कॉन्टेक्स्ट में है, उसमें कौन कौन से एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, वो टेक्स्ट भी आपको पता होना चाहिए। देन आप उसी कोटेशन को सपोर्ट करेंगे। आप इस तरह के एसेज को काउंटर नहीं करते, आप सपोर्ट करेंगे, सपोर्टिंग डिटेल्स देंगे, एविडेंस देंगे, एग्जांपल्स को कोट करेंगे आप, तो आपका वो ऐसे कंप्लीट हो जाएगा। अब ये तो आपके हो गए लिटरेरी एसेज। क्लासेस भी आपकी कंप्लीट हो चुकी हैं। अब कुछ सर्टेन टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो कि एग्जाम में आपको काफी ज्यादा काम आने वाले हैं। वन बाय वन आप उन सबको नोट करते जाइएगा। स्टार्टिंग में एक स्टूडेंट ने पूछा था कि सर टोटल नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स हमारे कितने होने चाहिए या फिर नंबर ऑफ पैराग्राफ्स कितने होने चाहिए। इसके लिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। और ये जो टिप्स एंड ट्रिक्स हैं ये भी हम नहीं कह रहे कि हार्ड एंड फास्ट यही पॉइंट्स ही आपने फॉलो करने हैं, लेकिन कोशिश करके आप इन सारे पॉइंट्स को फॉलो करिएगा। सबसे पहले आपने इस चीज का ख्याल रखना है कि टोटल नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स मेरे कितने होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास एक ऐसे आया है 2500 वर्ड्स का, तो कोशिश करें आप कि कम से कम 22 आर्ग्यूमेंट्स आप लिखेंगे। मतलब कि 22 आर्ग्यूमेंट्स मींस 22 पैराग्राफ्स, देन वन इंट्रोडक्शन, वन एक्सपोजिशन पैराग्राफ एंड वन कंक्लूडिंग पैराग्राफ। मतलब 3 पैराग्राफ्स आपके ये हो गए और 22 आर्ग्यूमेंट्स। टोटल नंबर ऑफ पैराग्राफ आपके कितने होंगे? 25। अगर आप 22 आर्ग्यूमेंट्स बिल्ड नहीं कर पा रहे तो आप 18 आर्ग्यूमेंट से कम नहीं लिखेंगे। कोशिश करके आप 22 से 25 आर्ग्यूमेंट्स लिखें। लेकिन अगर इतने आर्ग्यूमेंट्स बिल्ड नहीं हो रहे तो आप कम से कम आपने आर्ग्यूमेंट्स 18 रखने। 18 से नीचे आर्ग्यूमेंट्स हमने नहीं लिखने, क्योंकि अगर हम 18 आर्ग्यूमेंट्स लिखते हैं और 3 हमारे ये पैराग्राफ हो जाएंगे तो ये रफली जो हमारा ऐसे होगा ये होगा 17 to 1800 वर्ड्स का। आपसे 2500 वर्ड्स का ऐसे कहा जाता है। लेकिन अगर आप वो नहीं लिख पा रहे हो तो आप कम से कम 1800 वर्ड्स का ऐसे तो लिखें। और उसके लिए आप 18 पैराग्राफ्स लिखेंगे। आर्ग्यूमेंट्स 3 आपके होंगे, दूसरे पैराग्राफ, एक इंट्रोडक्शन का, एक एक्सपोजिशन और एक कंक्लूजन का। इस चीज का आपने खास ख्याल रखना है। 18 पैराग्राफ्स मीन्स के 18 आर्ग्यूमेंट्स, 18 आर्ग्यूमेंट्स उस ऐसे के हवाले से। सेकंड पॉइंट, जब भी आप ऐसे अटेम्प्ट करेंगे तो ये आपने इंश्योर करना है, ये पॉइंट आप नोट कर लें अपने पास, इसको मिस नहीं करिएगा। जब भी आप ऐसे अटेम्प्ट कर रहे हैं तो ये आपने इंश्योर करना है कि उससे रिलेटेड आपने जो एग्जांपल्स देनी है वो एग्जांपल्स आपकी इंटरनेशनल होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, टॉपिक है इमर्जिंग पावर ऑफ सोशल मीडिया इन पाकिस्तान, या फिर डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान, या फिर हायर एजुकेशन इन पाकिस्तान, या फिर बेड गवर्नेंस इन पाकिस्तान, या फिर कॉलोनियल मेंटेलिटी इन पाकिस्तान, जेंडर इक्वालिटी इन पाकिस्तान, थ्रेट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग इन पाकिस्तान। ये ऐसे आपके पास आ गया है जिसमें आपसे नेशनल इशू पूछा गया है, तो उसको सब्सटेंशिएट करेंगे आप इंटरनेशनल एग्जांपल्स के साथ और केस स्टडीज के साथ। अगर आप इमर्जिंग पावर ऑफ सोशल मीडिया लिख रहे हैं तो आप उसमें ट्यूनीसिया का केस लिख सकते हैं, आइसलैंड में जो चीजें हुई हैं वो आप लिख सकते हैं, इराक के अंदर जो हुआ है वो आप लिख सकते हैं। जितने ज्यादा आप इंटरनेशनल एग्जांपल्स कोट करेंगे उतना ही इफेक्टिव आपका ऐसे होगा। ये आप मत सोचिएगा कि क्योंकि ऐसे आपका पाकिस्तान से रिलेटेड है तो आपने सिर्फ डोमेस्टिक एग्जांपल्स ही देने हैं। नो, इंटरनेशनल एग्जांपल्स आपने लाजमी देने हैं, मस्ट है ये। अगर डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान है तो लाजमी है कि आप इंटरनेशनल एग्जांपल्स उसमें देंगे, केस स्टडीज कोट करेंगे। उसके बाद ये बात हमने डिस्कस कर ली थी कि हर ऐसे के अंदर आर्ग्यूमेंट और इशू दोनों ही आपने
आइडेंटिफाई करने हैं। आर्ग्यूमेंट में आप इशू बताएंगे, एक्सटेंट ऑफ इशू बताएंगे, एंड यू विल प्रोवाइड सम सॉल्यूशंस। स्पेसिफिक होकर आप सवाल पूछ रहे हैं। अगर सीपैक है तो हम इंटरनेशनल कैसे लिखेंगे? एक आर्ग्यूमेंट बताइए, उस आर्ग्यूमेंट को जस्टिफाई करने के लिए किस तरह से हम इंटरनेशनल एग्जांपल्स लिख सकते हैं। आर्ग्यूमेंट में हम जो है जस्टिफिकेशन लिखेंगे। फॉर एग्जांपल, सीपैक का हम नेगेटिव एस्पेक्ट डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, ये इस पॉइंट को पहले तो आप समझने की कोशिश करें कि जब आप इंटरनेशनल आर्ग्यूमेंट्स दे रहे हैं, एग्जांपल्स दे रहे हैं, तो वो कहां पर पुट करने हैं? वो आपने जो सब हेडर बनाया होगा आफ्टर एक्सपोजिशन, सब हेडर जो बनाया होगा उसका जो आर्ग्यूमेंट होगा, उस आर्ग्यूमेंट में एग्जांपल देना है आपने। लेट्स सपोज दिस इज योर एसे, ये इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ हो गया आपका। सेकंड, ये आपका एक्सपोजिशन पैराग्राफ। थर्ड, आपकी मेन हेडिंग है। ये मेन हेडिंग के अंदर यहां पर ये जो आपका आर्ग्यूमेंट होगा, इस आर्ग्यूमेंट को जस्टिफाई करने के लिए एग्जांपल जो चाहिए वो इंटरनेशनल एग्जांपल चाहिए। इस तरह समझें आप इसको। इंट्रोडक्शन लिख लिया आपने, देन आपने एक्सपोजिशन लिख दी। उसके बाद थर्ड, जब आप हेडिंग दे रहे हैं तो उसमें मेन हेडिंग जो होगी उसकी सब हेडिंग जो बनाई है आपने, उस सब हेडिंग की जस्टिफिकेशन के लिए आपने इंटरनेशनल एग्जांपल कोट करना है। सीपैक का लेट सपोज हम नेगेटिव एस्पेक्ट डिस्कस कर रहे हैं, तो वी कैन कोट हम्बनटोटा पोर्ट केस, इसका हम लिख सकते हैं। फिर जो नेगेटिव इंपैक्ट पड़ रहा है अफ्रीकन कंट्रीज के ऊपर, वो हम लिख सकते हैं। फिर हम ऑस्ट्रेलिया का जिक्र यहां पे कर सकते हैं। ये एग्जांपल्स हम कोट कर सकते हैं सीपैक के अंदर। फिर अगर पॉजिटिव एस्पेक्ट बता रहे हैं तो अगेन हम इंटरनेशनल लेवल पे एग्जांपल्स को कोट कर सकते हैं। लेट्स सपोज वी आर टॉकिंग अबाउट फाइबर ऑप्टिक्स, तो फाइबर ऑप्टिक्स से भाई क्या होगा? एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज आपकी जनरेट होंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर आपका डेवलप करेगा, इंटरनेट फास्ट कनेक्शन आपके पास होंगे, 5G के लिए प्रोस्पेक्ट्स आपके पास बढ़ जाएंगे, लोकल बिजनेसेस आपके पास आ जाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर आपका बिल्ड होगा, ई गवर्नेंस में इंप्रूवमेंट आएगी, आपका डेटा सेफ एंड सिक्योर रहेगा। तो इनको आप इंटरनेशनल एग्जांपल्स के साथ जस्टिफाई करेंगे। देखिए, स्टेट का सच का मतलब ये नहीं है कि आप क्रिटिकल ना हो। डिपेंड करता है कि टॉपिक क्या है, उसमें डिमांड क्या है, और आपने सप्लाई कौन सी चीज करनी है। नाउ गिव मी प्रॉपर टॉपिक, दिस इज द टॉपिक, दिस इज माय मेन हेडिंग एंड दिस इज माय सब हेडिंग, व्हाट शुड आई आर्ग्यू इन दैट सब हेडिंग। ठीक है, इस तरह से आपके रैंडम सवाल जो होंगे उसका तो मैं एग्जैक्ट जवाब नहीं दे पाऊंगा। सवाल क्या है, एग्जैक्ट टॉपिक क्या है, व्हाट इज द एग्जैक्ट टॉपिक, देन एग्जैक्ट टॉपिक में आर्ग्यूमेंट कौन सा है, सब हेडिंग वो कौन सी है, उस सब हेडिंग में आपने इंटरनेशनल एग्जांपल्स देने हैं। अगर उसमें आपसे पूछा है प्रोस्पेक्ट्स एंड चैलेंजेस, लेट सपोज आपसे ये पूछें, या फिर इसके इम्पैक्ट्स पूछे हैं, तो इम्पैक्ट्स कैन बी पॉजिटिव एंड इम्पैक्ट्स कैन बी नेगेटिव। तो यहाँ पर हम पॉसिबिलिटी में हम्बनटोटा कोड को केस कोट कर सकते हैं। उस पोर्ट का इशू जो है वो उसको हम कोट कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपकी लैंग्वेज कैसी है। हम बिल्कुल न्यूट्रल होके नहीं लिख सकते और बायस्ड होकर हमने नहीं लिखना। सारे एस्पेक्ट्स को हमने लिखना है। एंड मेक श्योर कि जब भी आप इस तरह की चीज को लिख रहे हैं, कोट कर रहे हैं, तो ऑलवेज कोट द रेफरेंस टू, कि आपने वो कहां पर पढ़ा है। अब यही बात है अगर हम्बनटोटा का जो मैंने आपको बताया, श्रीलंका का, अब ये जो पोर्ट है 99 ईयर्स के लिए लीज पे दिया गया है चाइना को। इसको कह रहे हैं कि ये डेट ट्रैप डिप्लोमेसी है, BRI की उसका एक पार्ट, फिर सीपैक भी है। एक स्टडी है चैथम हाउस की। अब ये तो हमने नेगेटिव एस्पेक्ट देख लिया,
अब चैथम हाउस की जो स्टडी है उसमें ये प्रूव किया गया है कि मोर देन 50% जो डेट्स हैं वो वेस्ट के हैं श्रीलंका के ऊपर, और श्रीलंका जो है वेस्ट की वजह से ज्यादा बैंकरप्ट हुआ है, और श्रीलंका वेस्ट के लोन से ज्यादा पे करता है। चाइना के लोन्स तो सॉफ्ट लोन्स हैं, वेवर भी दे देता है, लेकिन वेस्ट के रीपेमेंट ज्यादा श्रीलंका पे कर रहा है एज कम्पेयर टू चाइना। डिपेंडेंसी इसकी इकोनॉमिकली वेस्ट के ऊपर ज्यादा है। इसके इदारे डिफॉल्ट करते हैं वेस्ट के एसएपीज की वजह से। अगर इन दोनों को कंपेयर किया जाए तो वेस्ट ने ज्यादा हार्म किया श्रीलंका को एज कम्पेयर टू चाइना। ये एस्पेक्ट आपको पता होना चाहिए। तो जो सीपेक है या फिर जो बीआरआई है, ये डेट ट्रैप डिप्लोमेसी नहीं है, लेकिन आपने बताना भी तो है कि किस तरह से कहा जा रहा है। जैसे आपने श्रीलंका का एग्जांपल दे दिया, उसको फिर आपने काउंटर कर लिया। डिपेंड करता है कि कौन सा एस्पेक्ट आपसे पूछा जा रहा है और कहां पर आप डिस्कस कर रहे हो। CHATHAM, चैथम हाउस। पहले बुलेट पॉइंट्स में 15 to 16 पॉइंट्स हैं, फिर उसकी फर्दर एलोबरेशन है। ओके जी, आपको समझ आ गया सवाल? सवाल का जवाब आपको समझ आया है तो प्लीज लेट मी नो, अदरवाइज हम इसको फर्दर अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। जी नवल, काइंडली मुझे बताइएगा कि आपको समझ आया है कि किस तरह से एग्जाम्पल्स कोट करने हैं। अब ये जो टॉपिक है सीपैक का, ये जो टॉपिक था आपका सीपैक एंड इट्स सोशो इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस फॉर द रीजन एंड द वर्ल्ड। फर्स्ट ऑफ ऑल, implications for the region पूछे हैं, तो we will not be writing implications on Pakistan and we will not be writing implications for China. It's wrong approach, क्योंकि सीपैक आपका है ही रीजन के कॉन्टेक्स्ट में। इट्स अबाउट रीजनल कनेक्टिविटी। ये जिस कॉन्टेक्स्ट में इंट्रोड्यूस कराया गया है प्रोजेक्ट, वो रीजनल कॉन्टेक्स्ट में है, वो रीजनल कनेक्टिविटी के बारे में है। इट्स नॉट अबाउट चाइना और इट्स नॉट अबाउट पाकिस्तान ओनली। फिर रीजनल कनेक्टिविटी में इन दोनों को फायदे हो रहे हैं, लेकिन फोकस शुड बी ऑन द रीजन। तो ये जो नेट पे भी मौजूद है, बुक्स में भी ये चीज आ चुकी है। ये सबसे बड़ी गलती है पहली तो, कि वी विल नॉट बी डिस्कसिंग इट्स इम्पैक्ट ऑन पाकिस्तान, नीदर वी विल बी डिस्कसिंग इट्स इम्पैक्ट फॉर चाइना। हमसे पूछा है इम्प्लीकेशंस फॉर द रीजन, रीजनल इम्प्लीकेशंस हमने बतानी है। फिर वहां पे हमने एक आर्गुमेंट कोई दे दिया, पाकिस्तान के ऊपर ये इम्पैक्ट हो जाएगा, चाइना के ऊपर ये इम्पैक्ट हो जाएगा। वहां पे बिल्कुल हम एक पॉइंट में वो चीज बता सकते हैं, लेकिन सब हेडिंग्स हमारी रीजन के अंदर ही होंगी, रीजन के कॉन्टेक्स्ट में। एक चीज आपने ये नोट करनी है। सेकंड पॉइंट ऐसे था आपका, सीपैक एंड इट्स सोशो इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस फॉर द रीजन एंड द वर्ल्ड। दो बार एंड यूज हुआ है। सीपैक एंड इट मींस के पहले आपने सीपैक को डिस्कस करना है, व्हाट इज सीपैक, व्हेन इट वाज साइंड, इसमें क्या चीजें हैं, हाउ इट इज फ्लैगशिप प्रोजेक्ट ऑफ बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। ये सारी चीजें पहले आपने सीपैक की बतानी है। उसके बाद आपने इसके इकोनॉमिक सोशल इम्पैक्ट्स बताने हैं रीजन के ऊपर, देन आपने इसके ग्लोबल इम्पैक्ट्स बताने हैं। इस तरह आपका ऐसे होगा। सॉल्यूशंस आपके ऐसे का पार्ट होना चाहिए, उसको भी आपने ऐड करना है। अब इंटरनेट पे ये जो अपलोड कर देते हैं ना इस तरह के ऐसे की आउटलाइंस वगैरह, या किताबों में पब्लिश हो जाता है। सीपेक जिस स्टूडेंट ने अटेम्प्ट किया था सबसे ज्यादा
वो स्टूडेंट्स फेल हुए थे, क्योंकि उन्होंने यही किया था, इम्पैक्ट ऑन पाकिस्तान, इम्पैक्ट ऑन चाइना, हो सकता है इम्पैक्ट ऑन इंडिया एंड अफगानिस्तान कहा हो, लेकिन ये तो आपसे पूछा ही नहीं है। और सीपैक जो पहला पार्ट है, सीपैक एंड, तो वो सीपैक को तो डिस्कस ही नहीं किया, डायरेक्टली आप आ गए इम्पैक्ट पे। ये अगेन एक नेगेटिव है। तो 20 से कम ही स्कोर आया सारे स्टूडेंट्स का, और कह रहे थे हमने तो सीपैक पे ये पढ़ा था वो पढ़ा था। ट्राई टू अंडरस्टैंड द डिमांड ऑफ द एग्जामिनर। एग्जामिनर ने आपसे पूछा है रीजनल इम्पैक्ट्स, और सीपैक जो है इट्स फ्लैगशिप प्रोजेक्ट ऑफ बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, एंड इट इज एम्ड एट रीजनल कनेक्टिविटी। इसका पर्पस ही रीजनल कनेक्टिविटी है। इट्स गेम चेंजर फॉर रीजन, देन वी हैव डब्ड इट एज गेम चेंजर फॉर पाकिस्तान। पर ये जो है जिस कॉन्टेक्स्ट में है, चार्टर को पढ़ा जाए तो ये रीजनल कनेक्टिविटी है, किसी एक कंट्री के लिए ये नहीं है। इस चीज को माइंड में रख के हमने ऐसे को अटेंड करना है। मुर्जा पूछ रहे हैं डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान होप्स एंड हर्डल्स, पॉलिटिकल पोलराइजेशन इज इम्पेडेड, प्रोग्रेस ऑफ डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान। इसका इंटरनेशनल एस्पेक्ट सर, यूएस भी डेमोक्रेटिक है, उसमें भी तो पॉलिटिकल पोलराइजेशन है। इस आर्गुमेंट को किस कंट्री का मिसाल देकर नेगेटिव करें, निगेट करें? समझा ही नहीं मैं, मुर्जा आप क्या कह रहे हैं? पॉलिटिकल पोलराइजेशन इज इम्पेडेड पाकिस्तान होप्स एंड हर्डल्स, हेलो हर्डल्स सर। में। जी जी। सर सर एक हर्डल है, जैसे पॉलिटिकल पोलराइजेशन हर्डल है डेमोक्रेसी में पाकिस्तान में। ठीक है। तो इसको इंटरनेशनल हम किस इंटरनेशनल एस्पेक्ट कैसे दें? इसका इंटरनेशनल एस्पेक्ट आप सिंपली ये दे सकते हैं कि भाई ग्लोबल लेवल पे यूएसए के अंदर एक पॉलिटिकल पोलराइजेशन हमें नजर आई है, जिसकी वजह से उनकी डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी परसेप्शन इंडेक्स पे ड्रॉप हुई है। वहां पर डोमेस्टिक लेवल पे इश्यूज काफी ज्यादा इंक्रीज हो गए हैं। अब अभी पोलराइजेशन जो बाइडेन के कॉन्टेक्स्ट में भी वैलिड है। अभी रिसेंटली इसराइल को लेके एक बार दोबारा से जो है पोलराइजेशन हमें क्लियरली नजर आ रही है। इस तरह के बहुत सारे आपके एग्जांपल्स हो सकते हैं जो कि आप एक्स प्रेसिडेंट जो है प्रेसिडेंट डोनाल्ड जे ट्रम्प के कॉन्टेक्स्ट में भी आप लिख सकते हैं, या फिर आप बाइडेन के कॉन्टेक्स्ट में भी बता सकते हैं। एंड पॉलिटिकल पोलराइजेशन इज वन ऑफ द हर्डल्स, इट्स अ ब्रॉडर टर्म। पॉलिटिकल पोलराइजेशन कहां पर, वो हमने स्पेसिफिकली बताना है, क्योंकि पॉलिटिकल पोलराइजेशन तो आपकी बहुत तरीके से हो सकती है। रिलीजन को लेकर भी हो सकती है, इदारों को लेकर भी हो सकती है, किसी इंटरनेशनल इश्यू को लेकर भी हो सकती है, आइडियोलॉजी को लेकर भी हो सकती है। तो मेयरली सेइंग कि पॉलिटिकल पोलराइजेशन इज अ हर्डल, ये सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि ये ब्रॉडर टर्म है। इसको नेरो करके इसका कोई पॉइंट एक निकाल के हम कह सकते हैं कि इस इश्यू के ऊपर पोलराइजेशन एक मेजर हर्डल है। पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में पोलराइजेशन किस लिए है? वो डोमेस्टिक पॉलिसीज को लेकर भी पोलराइज्ड हैं, इंटरनेशनल इश्यूज को लेकर भी पोलराइज्ड हैं। अगेन स्पेसिफिक होना है, क्योंकि वो कश्मीर इशू को लेकर भी पोलराइज्ड हैं। पाकिस्तान में पॉलिसीज कौन सी होनी चाहिए, ये इस पे इसको लेकर भी पोलराइज्ड हैं। चार्टर ऑफ इकोनॉमी से रिलेटेड भी पोलराइज्ड हैं। इसके ऊपर भी पोलराइज्ड हैं कि गवर्नमेंट लेजिटिमेट है या नहीं है। तो इसको और ज्यादा आपने स्पेसिफिक करना है। ओके जी, आगे चलते हैं। अब ये भी जरूरी नहीं है कि हर पैराग्राफ में आपको इंटरनेशनल कोई एग्जांपल आना चाहिए। जहां पे है वहां पर आपने देना है, जहां पर नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन मेक श्योर कि आप एग्जांपल्स को कोट करते जाएं। लेट्स सपोज रेट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग इन पाकिस्तान है, तो वहां पे आप मॉन्ट्रियल क्योटो प्रोटोकॉल इनको भी आप डिस्कस करें, पेरिस एग्रीमेंट को भी आप वहां पर इंट्रोड्यूस करें कहीं ना कहीं पे। यूएन से रिलेटेड जो क्लाइमेट एग्रीमेंट्स है उनको आप कहीं ना कहीं पे ऐड करें। फिर जो कार्बन इमिशंस हो रही हैं सबसे ज्यादा कौन सी कंट्रीज कर रही हैं, उन पॉइंट्स को आप कहीं ना कहीं पे ऐड करिएगा। सिर्फ पाकिस्तान के ऊपर स्पेसिफिकली आपने नहीं लिखना, एग्जांपल्स आपने इंटरनेशनल देने हैं। जहां पे जिस आर्ग्यूमेंट में एक इंटरनेशनल एग्जांपल आपका रेलेवेंट हो रहा है वो वहां पर आपने देना है। जहां पर एग्जांपल नहीं है कोई बात नहीं, हम डोमेस्टिक लेवल का भी कोई एग्जांपल दे सकते हैं। लेकिन जहां आपको कोई इंटरनेशनल एग्जांपल आ रहा है, आपने पढ़ा हुआ है,
तो मेक श्योर कि आप उसको जरूर इनकॉर्पोरेट करें अपनी राइटिंग के अंदर। इससे आपका ऐसे जो है उसमें चांसेस आपके बढ़ जाएंगे कि ज्यादा स्कोर करें आप। अब देखिए जो चेकर है अगर हम टीचर्स की बात करें या फिर हम एग्जामिनर की बात करें, जो सीएसएस में स्टूडेंट्स को तैयारी कराते हैं, या फिर हम एग्जामिनर की बात करें, जो जनरली टीचर जो पढ़ाते हैं उनका जो चेकिंग स्टाइल है, वो किस तरह का है? वो कंटेंट को चेक नहीं करते, कंटेंट ठीक है या नहीं है, ज्यादा फोकस कंटेंट के ऊपर नहीं होता। फ्रेमवर्क ठीक है, उसके ऊपर ज्यादा फोकस होता है, लेकिन फोकस दोनों का ही है, कंटेंट और फ्रेमवर्क, नॉलेज एंड लैंग्वेज, दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। सिर्फ एक चीज को हमने नहीं देखना, दोनों चीजों के ऊपर हमने फोकस करना है। और जो एग्जामिनर है आपका, उसका फोकस कंटेंट पे भी है, आर्गुमेंटेशन पे भी है, लैंग्वेज पे भी है, एक्सप्रेशन पे भी है, फ्रेमवर्क पे भी है, सारी चीजों के ऊपर उसका फोकस है। चेकिंग के टाइम पे फोकस नहीं किया जाएगा जब कंटेंट को, तो आप कंटेंट सब स्टैंडर्ड मटेरियल लिख लोगे, तो वहां पर तो मॉक पेपर में कहीं पे आपका ऐसे पास हो सकता है, हो जाएगा, लेकिन जो एग्जामिनर है वो पास नहीं करेगा, क्योंकि इसमें आपकी लैंग्वेज भी चेक की जाती है, आपकी नॉलेज भी चेक की जाती है। दोनों चीजों का आपने ख्याल रखना है। देन आइडेंटिफाइंग द इशू एंड प्रोवाइडिंग सॉल्यूशंस, इसके ऊपर तो हमने डिटेल बात की थी। ऐसे में क्वालिटी आपकी चेक की जाती है, मेक श्योर कि आप ऐसे के अंदर क्वालिटी मेंटेन करें। 22 आर्ग्यूमेंट्स देने के चक्कर में आप क्वालिटी को ड्रॉप नहीं करेंगे। इसीलिए अगर आप 18 आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं तब भी कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम 18 आर्ग्यूमेंट्स आपने देने हैं। उसके बाद एक आसान सा एग्जांपल है कि हमने आइडियल वर्ड्स यूज नहीं करने, टेंजेबल वर्ड्स हमने यूज करने हैं, इनटेंजेबल वर्ड्स यूज नहीं करने। फॉर एग्जांपल, ऑनेस्ट लीडरशिप, there is no word like honest leadership. Leadership is visionary leadership. विजनरी लीडरशिप आप वर्ड यूज करेंगे, वो वर्ड्स यूज करेंगे जो कि टेंजेबल हैं, इनटेंजेबल वर्ड्स यूज नहीं करेंगे, लाइक ऑनेस्टी, ट्रूली, इस तरह के वर्ड्स कोशिश करके आप अवॉइड करेंगे। वर्ड्स आप यूज करेंगे जैसे विजनरी है, जुडिशियस है, प्रूडेंट है, इस तरह के वर्ड्स आप यूज करेंगे जो कि टेंजेबल हों। आइडियल वर्ड्स जो है ना, ऑनेस्टी, ट्रूथफुल, जस्ट, ये पॉसिबल नहीं है। इस चीज का भी आपने ख्याल रखना है कि आप जो वर्ड्स यूज कर रहे हैं वो कॉन्क्रीट वर्ड्स होने चाहिए आपके। अदरवाइज आप हाउ वुड यू डिफाइन ऑनेस्ट? हु इज ऑनेस्ट? आप नहीं बता सकते। विजनरी कौन होता है? वो है जिसके पास आगे 50 साल के बाद क्या होने वाला है उसका विजन हो एक, उसको हम कहते हैं विजनरी। तो इस तरह के आप वर्ड्स यूज करेंगे, इस चीज का भी आपने ख्याल रखना है। ऐसे में और अदर फॉर्म्स ऑफ राइटिंग में काफी ज्यादा डिफरेंस होता है। इस हवाले से हमने पहले भी डिस्कस की थी, इस हवाले से हमने काफी चीजें पहले भी डिस्कस की थी। लाइक आपने इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान जो पढ़ा है, इसमें आप देखें सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, फैक्ट्स हैं, स्टेट्स हैं, सिर्फ यही चीजें मौजूद हैं। तो ये आपका ऐसे नहीं है। ऐसे में आपके मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, आप एग्जामिनर को परसुएट करने की कोशिश करते हो। 5 जो टाइप्स हमने पढ़े थे वो सबकी रिफ्लेक्शन आपके ऐसे के अंदर नजर आनी चाहिए। आप ये सारी चीजें जब ऐड करोगे अपने ऐसे के अंदर, तो ये आपका ऐसे होगा, ये दूसरे फॉर्म ऑफ राइटिंग की तरह नहीं होगा। अगर आप अपने ऐसे के अंदर सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्स, कोटेशंस ये लिख रहे हैं, तो ये ऐसे आपका फेल है। इतनी ज्यादा आप नॉलेज ऐड करेंगे ऐसे के अंदर तो वो एग्जामिनर फेल कर देगा आपको। आपकी एनालिसिस क्या है? आप वहां का रेफरेंस दे रहे हो, यहां का रेफरेंस दे रहे हो? नहीं, ज्यादा रेफरेंसेस नहीं देने आपने। आपकी एनालिसिस उस टॉपिक को लेकर कैसी है, आप उस टॉपिक से कैसे, उस टॉपिक को आप अंडरस्टैंड करते हैं, कैसे उसको इंटरप्रेट करते हैं, उस टॉपिक को रिलेटेड, उस टॉपिक से रिलेटेड आप कैसे आर्ग्यू कर रहे हैं, आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है उस टॉपिक को लेकर,
ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसीलिए हम अपने ऐसे के अंदर, इट्स नॉट अ पॉपुलर थिंग, मैं आपको जो बात बता रहा हूँ ये अनपॉपुलर एक अनपॉपुलर सी चीज है। वो ये है कि ऐसे राइटिंग के अंदर आपने मैक्सिमम 2 कोटेशंस लिखनी है। टीचर्स वुड से कि फिल कर दें अपना पूरा ऐसे कोटेशंस के साथ, नहीं करना। ऐसे की जो एक बेसिक एट्रीब्यूट है दैट इज ओरिजिनलिटी। if you are adding so many facts and figures, if you are adding quotations, if you are giving references from here and there वगैरह वगैरह, तो ये क्या है, ये ओरिजिनलिटी को खत्म कर रहा है। इट मीन्स कि यू आर टेकिंग सपोर्ट ऑफ समथिंग। आप किसी सपोर्ट से चल रहे हैं, आप किसी सपोर्ट सिस्टम को लेकर चल रहे हैं। ऐसे आपसे लिखवाया इसलिए जाता है कि आपकी पर्सनालिटी का हमें पता चले कि आप किस तरह के इंडिविजुअल हैं, आपकी ग्रूमिंग कितनी हुई है। आप यहाँ और वहां की जब चीजें लिख रहे होंगे, अकॉर्डिंग टू दिस ऑथर ये बात है, अकॉर्डिंग टू फ्लॉ ऑथर ये बात है, अकॉर्डिंग टू फ्लॉ बुक ये है, तो ये ऐसे नहीं होगा। इट विल बी सम अदर फॉर्म ऑफ राइटिंग। नो डाउट ऐसे के अंदर ये भी चीज लिखी है कि रिसर्च बेस होना चाहिए, लेकिन रिसर्च बेस जो थीसिस आप यूनिवर्सिटी में जमा कराते हैं वो अलग होता है। इसमें रिसर्च का मटेरियल होगा। जब आप इंटरनेशनल एग्जाम्पल्स दे रहे हैं तो इट मीन्स के आपका जो ऐसे है वो ऑथेंटिकेटेड है। आप जो लिख रहे हैं ये आपको पता है कि आप ऐसे के अंदर क्या लिख रहे हो। Therefore, maximum we will write 2 quotations. If someone is telling you to write more than 6 quotations or write quotation after every paragraph, तो please उनको नहीं सुनिएगा। अगर आप सुनना चाह रहे हैं तो ये आपकी मर्जी है, लेकिन आई वुड नॉट सजेस्ट कि आप उनको सुने। फिर एग्जामिनर कहेंगे कि जब रिपोर्ट आ जाएगी, ऐसे आपका फेल होगा और एग्जामिनर जब रिपोर्ट पब्लिश करेंगे तो वो कहेंगे कि भाई स्टूडेंट जो है क्रेम्ड चीजें लिख रहे हैं, उनके अंदर ओरिजिनलिटी नहीं है, उनकी एनालिसिस नहीं है, वो कोई ओपिनियन बिल्ड ही नहीं कर पाते। ऐसे के अंदर बहुत ज्यादा फैक्ट्स फिगर्स की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा रेफरेंसेस की जरूरत नहीं है। यू शुड नो व्हाट यू आर राइटिंग, आपकी एनालिसिस क्या है, डिस्कस आप कैसे कर रहे हो टॉपिक को, ये चीजें आपकी मैटर करती हैं। क्लास एंड हो रही है, आप वापस जल्दी आ जाएं तो यहीं से कंटिन्यू करते हैं।